हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सिंस अगर आप यूपीएससी का पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो काफ़ी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सेगमेंट से पूछे जाते हैं, जो कि एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर का रोल प्ले करते हैं कि आप कट ऑफ के इस पार हैं उस पार। तो देखते हैं कैसी प्रिपरेशन आपकी आने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। बट उससे पहले जो हमारी प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज चल रही है, ठीक है जी, उसमें कल इकोनॉमी से रिलेटेड आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सॉल्यूशंस देख लेते हैं एक बार उनके। सबसे पहले में बात की गई थी सोफर के बारे में, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट के बारे में, जिसमें आपसे 3 स्टेटमेंट्स दी गई थी। बताना था इनमें से कौन कौन सी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपकी पहली ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, उसी के आधार पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। काफी डिटेल में आपका ये सोफर रेट डिस्कस किया गया था, आप चेक कर सकते हैं उस प्रीमिक्स में। R2 आपसे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सिस्टम, जो कि बहुत ही एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, उससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दी गई थी। बताना था इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। तो यहाँ पर आपकी 3rd स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, उसके अलावा बाकी सारी करेक्ट थी, और वहीं से आपकी डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। R3 में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में बात की गई थी, जहां आपको 3 स्टेटमेंट दी गई थी। बताना था इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। तो यहाँ आपकी पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट थी, तो उसी के आधार पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो जिसने भी करेक्टली इसी सीक्वेंस में अपनी ईमेल आईडी के साथ सबसे पहले पोस्ट किया है आंसर, वो हमारे विनर रहे हैं। और चेक कर सकते हैं यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम की स्टोरीज। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात की जा रही है। दी गई है यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स। बताना है इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहले कह रहे हैं आपका लोकेटेड इन द वेस्टर्न सतपुरा रेंज साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। सेकंड में कह रहे हैं ये शेयर करता है कॉमन बाउंड्री विद द मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। थर्ड में कह रहे हैं कि एक पॉसिबल साइट है फॉर द चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। और फोर्थ में कह रहे हैं इसे धुमकल सेंचुरी के नाम से जाना जाता था और ये क्रिएट की गई थी स्पेशली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्लॉथ बियर्स। तो ये हैं आपकी 4 स्टेटमेंट्स इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड। काफ़ी न्यूज़ में भी रही है लास्ट ईयर, थोड़ा आपको इंपॉर्टेंट है उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में पता होना। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में, रिवाइज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर जो चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई है 3rd स्टेटमेंट में, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। ये एक आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कूना मध्य प्रदेश की, उसको बेसिकली रखा गया है। वो एक आपकी पॉसिबल साइट है चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के लिए, ना कि शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पर आपकी बाकी 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है और उसी के आधार पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो लास्ट ईयर न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि जो वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो काफ़ी समय से प्रोटेस्ट कर रही हैं सिंस द बिगिनिंग ऑफ नवंबर 2020, जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे सर्व किया था पहला नोटिस टू एग्जीक्यूट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का ऑर्डर। क्या था कि आपका इको सेंसिटिव जोन के तहत इसे डिक्लेयर किया जाना था। तो बेसिकली थोड़ी डिस्कस कर लें इससे रिलेटेड फैक्ट। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड एस्टैब्लिश की गई थी 1982 में, ठीक है जी। और साथ के साथ जो मेन पर्पस था वो यही था कि जो आपके स्लॉथ बियर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की जा सके। तो उसी चक्कर से इसे एस्टैब्लिश किया गया था उस दौरान। वहीं आपका एक जरवानी वाटरफॉल भी है यहाँ पर, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट साइट भी है, ठीक है जी। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए कि बाद में फिर इसका नाम रखा गया था शूलपनेश्वर सेंचुरी। तो अगर आपको धुमकल सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मतलब वहाँ पर शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपकी फॉर्मेशन भी हुई है ऑफ द स्टेट ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट एंड टूरिज्म गवर्नेंस अथॉरिटी, या जिसे हम स्टेट ऑफ यूनिटी टूरिज्म अथॉरिटी भी कहते हैं। गुजरात गवर्नमेंट द्वारा ये बनाई गई है, जो कि आपका केवड़िया वाला रीजन उसे गवर्न करने के लिए, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स बढ़ती जा रही है क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म बढ़ता जा रहा है। और उसकी वजह से जो वहाँ का ट्राइबल एरिया है, जितना भी ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनमें काफ़ी मिसट्रस्ट और फियर शुरू हो चुका है। इसी के चलते लास्ट ईयर बीजेपी के एक MLA भी हैं जिन्होंने पार्टी भी छोड़ दी थी, क्योंकि वो बेसिकली ट्राइबल्स की तरफ से अपनी आवाज़ रख रहे थे, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैक्टीरिया, फंगी, अर्थवॉर्म, नेमाटोड्स। अब ये आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं। बताइए ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं आपकी कौन सी ऑर्डर के अंदर आते हैं या कौन सी कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किया जाता है? ऑटोट्रॉफ्स, फेगोट्रॉफ्स, ऑस्मोट्रॉफ्स या फिर हेटरोट्रॉफ। तो ये आपकी 4 ऑप्शंस हैं। थोड़ा सोचिए, कंसेप्चुअल बड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसे।
तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है ऑस्मोट्रॉफ्स। तो क्या बेसिक सा फर्क रहता है? ऑटोट्रॉफ्स क्या रहेंगे? वो ऑर्गेनिज्म रहेंगे जो कि खुद का फूड खुद से ही तैयार करेंगे यूजिंग लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर केमिकल्स। ठीक है जी। तो इसीलिए इन्हें प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अपना फूड खुद यहाँ पर तैयार करते हैं। तो अब आपको इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी पता होने जरूरी हैं। ठीक है जी, तो उन्हें जाके देखिए। उसके अलावा जो बात की गई थी आपके ऑस्मोट्रॉफ्स के बारे में, जिसे हम डिकम्पोजर्स या फिर सेप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया और फंगाई हैं जो कि ऑब्टेन करते हैं एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। ठीक है जी। तो ये जो इसमें जितने भी आपके प्रोडक्ट्स रहते हैं ऑफ डिकम्पोजिशन, जैसे कि आपका इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो गया, विच आर रिलीज इन द इकोसिस्टम, आर रीयूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड देन रिसाइकल्ड। ठीक है जी। वहीं आपके फेगोट्रॉफ के बारे में भी बात की गई थी। तो बेसिकली कौन सा ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि रिक्वायर करते हैं, दैट एक्वायर्स इट्स मेजर न्यूट्रिएंट्स बाय फेगोसाइटोसिस। क्या ये प्रोसेस रहती है कि जिसके चलते इनगल्फ किए जाते हैं बाय द सेल्स ऑफ चंक्स ऑफ फूड एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, जो कि आपके स्पेशली अमंग प्रोटोजोआ देखे जाते हैं थ्रू ऑल्सो स्पंजेस एंड स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है जी। तो बेसिक्स एग्जांपल्स आपको यहाँ दिए गए हैं। वहीं हेटेरोट्रॉफ कौन से रहते हैं? जो कि बाकी प्लांट्स या एनिमल्स को वहां पर कंज्यूम करते हैं या उन्हें खाते हैं अपनी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो बेसिक से डिफरेंसेस हैं जो कि आपको पता होने जरूरी हैं, ताकि अगर आपको ऐसा बेसिक क्वेश्चन भी आए तो आप वहां पर आंसर कर सकें। ठीक है जी। तो बेसिक एक्सप्लेनेशन थी इसकी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात हो रही है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में। जरूर सुना होगा। बताना है इन 3 स्टेटमेंट्स में से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स यहां प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहले में कह रहे हैं ब्लू फ्लैग आपकी वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड इको लेबल्स हैं, जो कि अवार्ड किया जाता है टू बीचेस, मरीन्स, सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स को। ठीक है जी। सेकंड में कह रहे हैं जो सर्टिफिकेशन है ये अकॉर्ड की जाती है बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम अंडर रामसार कन्वेंशन। और थर्ड में कह रहे हैं कि जो भी क्राइटेरिया इसमें रखा गया है जो कि रिक्वायर्ड है बेसिकली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए, वो सारे के सारे आपके कंपल्सरी नेचर के हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। थोड़ा देखिए कौन सी इसमें से करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर आपकी सिर्फ और सिर्फ पहली ही स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों दोनों बाकी की 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है देख लेते हैं। तो बेसिकली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। जितने भी आपके बीचेस रहेंगे, मरीन सिस्टम्स रहेंगे, इस तरीके के जितने भी आपके टूरिज्म ऑपरेटर्स रहेंगे, बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स रहेंगे, उन्हें वहां पर बेसिक रिकॉग्नाइज करने के लिए ये ब्लू फ्लैग दिया गया है कि ये बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो आपका ब्लू फ्लैग प्रोग्राम है ये ऑपरेट किया जाता है अंडर द फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड एट कोपेनहेगन, जो कि आपका डेनमार्क में है। ठीक है जी। तो यूएनईपी के अंडर नहीं, आपकी इस पर्टिकुलर फाउंडेशन के अंडर है। तो इसमें 33 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया रखे गए हैं जो कि 4 मेजर कैटेगरीज में वहां पर डिवाइड कर दिए गए हैं, जो कि आपको यहाँ पर बताए भी गए हैं। एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन हो गया, बेदिंग वाटर क्वालिटी हो गया, एनवायरमेंट मैनेजमेंट हो गया, उसके अलावा आपके सेफ्टी एंड सर्विसेज इन द बीचेस हो गया। तो ये बेसिक से 4 फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर ही आपकी यहाँ पर ये रिकॉग्निशन दी जाती है। तो इसमें से कुछ क्राइटेरिया आपके वॉलंटरी हैं और कुछ यहाँ पर कंपल्सरी भी रखे गए हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो आपका ब्लू फ्लैग प्रोग्राम है तो आपको पता लग ही गया। और क्या है इसमें आपके FEE के बारे में बात की गई है, फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो ये एस्टैब्लिश कब की गई थी? 1985 में फ्रांस में। ठीक है जी। और इसी लाइंस पर इंडिया ने भी अपना एक इको लेबल यहाँ पर जारी किया है, बीम, जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन, डिटीरियरेशन ऑफ कार्बन सिंक्स। अब इससे रिलेटेड आपको यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहले में कह रहे हैं जो आपके हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट रहेंगे वो स्टोर करेंगे कम कार्बन देन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सेकंड में कह रहे हैं 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स सॉइल बाउंड कार्बन, ये आपका टाइगा और टुंड्रा रीजन एरियाज में है। थर्ड में कह रहे हैं जब आपकी परमाफ्रॉस्ट मेल्ट करती है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग वो रिलीज करती है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। और फोर्थ में कह रहे हैं इन द 1970s जो आपका टुंड्रा था जो कि कार्बन सिंक था, बट अब वो आपका कार्बन सोर्स भी बन चुका है। तो ये आपके 4 स्टेटमेंट्स हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, देखिए इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आपकी करेक्ट हैं। कंसेप्चुअल एज वेल एज फैक्चुअल नेचर की चीज़ें आपसे यहाँ पूछी गई हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो देखिए यहाँ पर आपकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट ही करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। बेसिकली जो आपके हाई लैटिट्यूड फॉरेस्ट रहते हैं वो ज़्यादा कार्बन स्टोर करते हैं देन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो एक स्टडी कंडक्ट की गई थी 2009-2010 के अराउंड, जिसके आधार पर ये बेसिकली सर्वे किया गया था और ये पता लगाया गया था कि जो आपके हाई लैटिट्यूड फॉरेस्ट हैं वो आपके लिए ज़्यादा एज अ कार्बन सिंक के तरीके से एक्ट करते हैं देन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका टेम्परेचर भी कम रहता है, फिर जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो भी वहां पर स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर कार्बन आपका एक्यूमुलेट होता जाता है। ठीक है जी, तो यहां पर आपकी पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट थी। तो बेसिक सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पर। तो हाई लैटिट्यूड फॉरेस्ट के बारे में आपको बताया गया है कि वो आपके ज़्यादातर कार्बन स्टोर करते हैं अगर उन्हें कंपेयर किया जाए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से, जो जिसकी वजह से इन्हें अंडर एप्रिशिएटेड प्लेयर माना जाता है इन द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ठीक है जी, टुंड्रा के बारे में वहां पर बात की गई थी। टुंड्रा बेसिकली क्या रहता है, कौन सा रीजन रहता है, एक बायोम है जो कि कैरेक्टराइज किया जाता है विद द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, लिटिल प्रेसिपिटेशन, पुअर न्यूट्रिएंट्स एंड शॉर्ट ग्रोइंग सीजन। ठीक है जी, तो बाकी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं वो क्या है, यहाँ पे लो बायोडाइवर्सिटी रहेगी, सिंपल प्लांट्स रहेंगे, लिमिटेड ड्रेनेज रहेगी और बहुत लार्ज वेरिएशन रहती हैं पॉपुलेशंस में भी। टाइगा के बारे में बात करें तो वो बायोम है कैरेक्टराइज किया जाता है बाय द कॉनिफेरस फॉरेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मोस्टली पाइन्स, स्प्रूसेस एंड लार्चेस। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि हम जब एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं बहुत ही स्टार्टिंग में इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो आपका टुंड्रा और टाइगा है इसके जो परमाफ्रॉस्ट के स्टोर्स हैं तो वो स्टोर करता है अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स सॉइल बाउंड कार्बन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर जो मेंशन किया गया है। ठीक है जी, यही आपसे क्वेश्चन में भी पूछा गया था। अब बात करें कि जो लास्ट स्टेटमेंट थी जिसमें कहा गया था कि 1970s में आपके टुंड्रा एज अ कार्बन सिंक की तरह एक्ट करते थे बट अब ये कार्बन सोर्स भी बनते जा रहे हैं। तो ये किसकी वजह से है, ये आपका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है कि जितनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है उसकी वजह से और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, विशियस साइकिल क्रिएट हो गया है यहाँ पर। तो परमाफ्रॉस्ट बेसिकली क्या रहता है, कोई भी ग्राउंड रहेगा जो कि कंप्लीटली फ्रोजन स्टेट में रहेगा या फिर उससे ठंडा भी हो सकता है फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स स्ट्रेट, तो उसे यहाँ पर कैटेगराइज किया जाता है एज अ परमाफ्रॉस्ट। तो ये जितने भी आपके इस तरीके के रीजन्स रहते हैं जो परमाफ्रॉस्ट रहता है तो इसमें बेसिकली क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, सॉइल का रहेगा, रॉक्स का रहेगा, सैंड का रहेगा, जो कि आइस द्वारा वहां पर एक साथ इकट्ठे किए जाएंगे। तो जब भी आपका इस तरीके का परमाफ्रॉस्ट जो फ्रोजन स्टेट में है जब वो मेल्ट करना शुरू करेगा तो उसमें आपकी ऑर्गेनिक कार्बन भी होगी जो कि डिकम्पोज नहीं करेगी, ना ही वो आपकी सड़ सकती है क्योंकि वो आपके उस फ्रोजन स्टेट में है। जब वो मेल्ट करना शुरू कर जाएगा तो उसकी वजह से डिकम्पोजिंग की प्रोसेस बढ़ जाएगी इन मटेरियल्स की, जहाँ से जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वो वहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, तो उसी चक्कर से जो अब आपका टुंड्रा रीजन है जो कि पहले कार्बन सिंक था अब वो आपका कार्बन सोर्स भी बनता जा रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग और इस पूरी प्रोसेस की वजह से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस तरीके के क्वेश्चंस को हैंडल करना। तो आई होप आपने यहाँ पर इसे करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर बात हो रही है ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 4 स्टेटमेंट्स हम बताना है, इनमें से कौन स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। पहले हम देखते हैं, कह रहे हैं जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन है वो बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द ऑर्गेनिक वेस्ट, जहां पर जो एमिशंस हैं वो कैप्चर किए जाते हैं यूजिंग कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। सेकंड में कह रहे हैं लेस देन 1% ऑफ द हाइड्रोजन प्रोड्यूस आपकी अभी ग्रीन हाइड्रोजन है एंड बाय 2030 द कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू compete विद दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स। और फोर्थ में कह रहे हैं इंडिया बन जाएगा नेट एक्सपोर्टर ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स चीप रिन्यूएबल एनर्जी टैरिफ्स। तो ये 4 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। ग्रीन हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अगर आपने ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो आपके ऑर्गेनिक वेस्ट से तैयार नहीं की जाती। ग्रीन हाइड्रोजन कैसे तैयार की जाती है? सिंपल प्रोसेस जो इलेक्ट्रोलिसिस का हम बचपन में पढ़ते थे साइंस में। बट खास बात क्या है कि जो उस प्रोसेस की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी वो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी, इसीलिए ताकि किसी भी प्रकार का कार्बन एमिशन वहां पर ना हो, तभी वो ग्रीन हाइड्रोजन वहां कहलाएगी। उसके अलावा जो 3 फैक्ट्स आपको यहां दिए गए थे बिल्कुल सही बताए गए हैं। तो बेसिकली जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है उनके आधार पर देखा जाए तो हाइड्रोजन विल मेक अप 12% ऑफ द एनर्जी मिक्स बाय 2050। ठीक है जी, और करंट स्टेटस देखें तो जो हमने बात भी की एक स्टेटमेंट में कि जो आपकी टोटल हाइड्रोजन प्रोड्यूस है उसमें से ग्रीन हाइड्रोजन 1% से भी कम है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है, डिप्लॉयमेंट है आपकी इलेक्ट्रोलिसिस की,
वो आपकी इंक्रीज करनी पड़ेगी टू एन अनप्रेसिडेंटेड रेट बाय 2050 फ्रॉम द करंट कैपेसिटी ऑफ 0.3 गीगावाट्स टू ऑलमोस्ट 5000 गीगावाट्स। तो इसे अचीव करने के लिए बहुत सारी आपकी एनर्जी की यूज़ लगेगी और प्रेफरेबली यहाँ पर जितना ज़्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होंगे उसी आधार पर इस टारगेट को भी अचीव कर पाएंगे। तो इंडिया के केस में बात करें तो बेसिकली इंडिया कंज्यूम करता है अबाउट 6 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन एवरी ईयर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया के लिए, मेथनॉल के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, जिसमें कि आपके फर्टिलाइजर्स और रिफाइनरीज भी आती हैं। ठीक है जी, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। तो इसे अगर हम बहुत जल्द अगर हम कह सकें कि ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया जाए इस हाइड्रोजन को, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा क्लाइमेट के लिए और हमारे जो टारगेट्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए भी। तो अभी देखें जो आपकी कॉस्ट है ग्रीन हाइड्रोजन की बाय 2030, जो आपकी कॉस्ट है ग्रीन हाइड्रोजन की, इट इज एक्सपेक्टेड टू कम्पीट विद दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल, जैसे कि आपका कोल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस हो गया। और ये आपका प्राइस डिक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे प्रोडक्शन और सेल्स वहां पर बढ़ती जाएंगी। क्यों? क्योंकि इंडिया में काफ़ी हद तक अगर आप देखें रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा शुरू हो चुके हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी आपकी काफ़ी चल रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी काफ़ी चल रही है। तो कहीं ना कहीं इंडिया यहाँ पर एक्सपोर्टर भी बन सकता है आपके ग्रीन हाइड्रोजन का, जिस हिसाब से यहाँ पर आपके रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर शुरू किए जा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिक से 5 क्वेश्चंस थे आज के। आई होप आप में से सभी ने यहाँ पर 5/5 स्कोर किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। तो आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन और बेहतर करने के लिए हम लेके आए हैं प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज, जिसमें क्या करते हैं हम डेली 3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पुराने प्रीमिक्स से, आपसे पूछे जाते हैं। रिवीजन सिलेबस आपको एक दिन पहले दे दिया जाता है। जो भी इन 3 क्वेश्चंस का करेक्टली आंसर करता है उन्हें मिलता है अमेजॉन का गिफ्ट कार्ड वर्थ 500 रुपीज़। आपकी प्रिपरेशन को यहाँ पर इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। करना क्या है, 3 क्वेश्चंस हैं, R1, R2 एंड R3। तीनों के आंसर्स अपनी ईमेल आईडी के साथ करेक्टली वहाँ पर सबमिट करने हैं। ठीक है जी, जो सबसे पहले करेगा वो यहाँ पर विनर कहलाएगा। रिवाइज कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए वहां पर एक लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स के प्रीमिक्स कंपाइल्ड फॉर्मेट में अवेलेबल रहेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनरोल कर सकते हैं। सभी की वीडियोस और पीडीएफ साथ में अरेंज्ड हैं, डेट वाइज यहाँ पर मेंशन है। किसी पर भी क्लिक करेंगे अंदर वीडियो खुल जाएगी, साथ साथ उसकी पीडीएफ भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो आज है एनवायरमेंट का दिन। 3 क्वेश्चन देखते हैं आज एनवायरमेंट के। पहले क्वेश्चन में कोरल रीफ्स के बारे में बात की जा रही है। 3 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो हर एक स्टेटमेंट को आराम से पढ़िए। क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया गया है कुछ ही दिन पहले। आराम से तसल्ली से हर एक स्टेटमेंट को पढ़ते हुए बताइए यहाँ पर कौन कौन सी करेक्ट हैं। R2 में देखें, बायो डिकम्पोजर टेक्निक के बारे में बात की गई है। दी गई हैं 3 स्टेटमेंट्स, बताना है कौन कौन सी इसमें से करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा डिस्कस किया हुआ है, कुछ ही दिन पहले डिस्कस किया है। आराम से देखिए, पूरे क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। R3 में ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल, ये जो आपकी स्पीशीज है बहुत बार डिस्कस हुई है। बताना है इन 3 स्टेटमेंट्स के आधार पर कौन स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। 3 स्टेटमेंट्स हैं, 4 कोड्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये हैं आज के आपके 3 क्वेश्चंस। आंसर कीजिए सबसे पहले और जीतिए अमेजॉन का गिफ्ट कार्ड वर्थ 500 रुपीज़। ठीक है जी, अब कल है साइंस एंड टेक का दिन, तो अगस्त और सितंबर भाई साहब हम कवर कर रहे हैं इस वीक। तो कल आपसे जो 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके अगस्त और सितंबर के प्रीमिक्स से ही पूछे जाएंगे। ठीक है जी, अब जितने भाई बंधु जो हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, मेंस आने वाला है, तो उन्हीं की प्रिपरेशन बेहतर करने के लिए हम लेके आए हैं जीएस की टेस्ट सीरीज। ठीक है जी, फिर ऑप्शनल आपके सोशियोलॉजी और PSIR हैं, उनके लिए हम लेके आए हैं इन दोनों के कोर्सेज भी और साथ में टेस्ट सीरीज भी। ठीक है जी, कोर्सेज आपको एक साथ पूरा जितना भी लेक्चर्स रहेंगे एक साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से वहाँ पर तैयारी कर सकें। और टेस्ट सीरीज का स्केड्यूल अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पर दोनों ही जीएस और ऑप्शनल दोनों का ही स्केड्यूल वहाँ पर अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहे यहाँ पर तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।